हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम ईवीएस क्लास 4th का चैप्टर नंबर 5 अनीता की मधुमक्खियाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम ज़्यादा बात करेंगे और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हम ऐसे ही बस पढ़ के छोड़ देंगे। तो मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। तो ये अनीता की मधुमक्खी है। तो अनीता के बारे में ही कहानी है ये। मैं मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ। तो मुज़फ़्फ़रपुर में कौन सा गांव है? बोचाहा गांव। कौन सा गांव है? बोचाहा गांव है मुज़फ़्फ़रपुर में, जो कि बिहार में है। मेरे घर में माता पिताजी और दो छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माता पिताजी की लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। मतलब कि जो अनीता है उसके पेरेंट्स को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। अब इसमें जो ये वाली बात है उस पर हम गौर करेंगे कि यह एक सच्ची कहानी है। अनीता खुशवाहा जो है उनकी कहानी जो है वो सच्ची है। एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। बच्चों से किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को कहें। तो अगर आप टीचर हैं तो अपने क्लास के मतलब बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो भी चैप्टर अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसको अगर उसमें किसी स्टेट का नाम आता है तो भारत के नक्शे में उसे ढूंढने के लिए आप कहें। इससे बच्चों को पता चलेगा कि कौन सा राज्य भारत में किस जगह पर स्थित है। तो थोड़ा बहुत बच्चों को अभी से नॉलेज रहेगा तो आगे चल के उनका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। और ऐसे भी नॉलेज होना चाहिए बच्चों को। तो चलिए अब पढ़ते हैं। स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख लिया। अनीता बोलती है कि एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। जब घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माता पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव के एक टीचर ने माता पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माता पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्च होता है। तो यहाँ पर स्कूल में आने जाने में कितना खर्च होता है। अगर आप किसी सवारी से जाते हैं, किसी साधन से जाते हैं तो कितना खर्च होता है। अगर आप पैदल जाते हैं, पास में स्कूल है, या साइकिल से जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, अगर आपको उसमें पैसा लगता है तो उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर कॉपियों पर, पेंसिल पर, यूनिफॉर्म पर, बस्ता पर, खाने के डिब्बा पर, जूते पर। इसके अलावा अगर कोई और खर्च है जो आप करते हैं तो उन सबको आप यहाँ पे इस तालिका में लिख सकते हैं और उसका कुल खर्च आप निकाल सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स कितना मुश्किल से एक एक पैसा कमाकर आपको स्कूल भेज रहे हैं, और तब आप पढ़ाई में और अच्छे से मन लगा सकेंगे। तो क्या था इसमें, तुमने इस साल कितने रुपयों की स्कूल की कॉपियाँ ख़रीदी हैं? तो उस तालिका से आपको बनाकर आप ये पता कर सकते हैं कि आपने कितने पैसे की कॉपियाँ खरीदी हैं। तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसे चाहते हो, उसका चित्र कॉपी पर में बनाकर भरो। बच्चों के 2 समूह बनाओ और स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस बात पर वाद विवाद करो। स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा में खर्च बढ़ जाएगा। माता पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को
पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं आगे की पढ़ाई कर पाई। तो देखो, ये है अनीता, ये अपने से छोटे स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही है। अपने से छोटे हैं जो छोटे क्लास के बच्चे। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। बताओ, क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? उनके बारे में कक्षा में बताओ। अध्यापक के लिए बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाएं। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए भी प्रोत्साहित करें। इसके बाद क्या है? हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त में कर सके। क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? चर्चा करो। ये जो है इम्पॉर्टेंट है कि क्या है आरटीई अधिनियम 2009। यह 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माता पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। एक रात मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। बहुत बार चोट लगी पर मज़ा आया। तो ये है अनीता जो मोटर बाइक सीख रही है। तो लड़कियों को सब कुछ, हर चीज़ में आगे रहना चाहिए और वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक पुरुष, एक लड़का कर सकता है। तो इस चैप्टर से हमें यही सीखने को मिलता है कि लड़कियां वे सभी काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं और भी बेहतरीन ढंग से कर सकती हैं। अब देखो, 5 साल तक की पढ़ाई, कक्षा 5 तक उसके पेरेंट्स ने उसे पढ़ाया। उसके बाद उसने खुद पढ़ने का खर्च उठा लिया। अब क्या है कि स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों को अंडे देने का होता है। तो ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है वो मधुमक्खियों को अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। कॉपी में उनके चित्र बनाकर रंग भरो। वे फूलों पर क्यों आते हैं पता करो। जब मधुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज़ होती है, वैसी आवाज़ निकालो। अध्यापक के लिए क्या है? अध्यापक के लिए तो बेटियों की शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें और साथ ही कौशल विकास के अवसरों को पहचानने में बच्चों की सहायता करें। अब क्या है, मतलब कि ये था अध्यापकों के लिए कि बेटियों की शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें। मतलब कि बहुत सारी योजनाएं सरकार ने ऐसी बना रखी है जिसमें बेटियों को मुफ्त में शिक्षा देने की योजना है और उन्हें आगे की पढ़ाई, उच्च शिक्षा करने के लिए भी अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं और स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति देने की भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो ऐसी योजनाओं का अध्यापक को पता करके गांव के लोगों को बताना चाहिए, जिससे वे जागरूक रहें और अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी पीछे ना हटे और सभी लड़कियों को पढ़ाएं। और बहुत सारे कौशल विकास के भी अवसर हैं जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उन सब ऐसे कौशलों को सीख करके, तो जिससे कि ये आगे कभी भी लड़कियां पीछे नहीं रहेंगी और लड़कियां आगे रहेंगी तो हमारा देश भी आगे रहेगा। अनीता मधुमक्खी पालक। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए
मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ़ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। तो ये है अनीता, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे मधुमक्खी पालन ये कर रही हैं और ये उनका बक्सा है और 5,000 रुपये बचाकर इन्होंने 2 बक्से खरीदे। उसके बाद ये अपना मधुमक्खी पालन का काम प्रारंभ किया इन्होंने। अब क्या है, सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और ख़रीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी बहुत होता था, पर कहते किससे, यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। पता करो तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं। मधुमक्खी का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो और अपना मनपसंद कोई नाम लिखो। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लीची के फूल कब खिलते, फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से में से 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाज़ार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत क्या है? तो बताइए कि अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत कितनी? तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि एक बक्से की कीमत 2,000 है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक बक्से की कीमत 2,000 रुपये है। तो 20 बक्सों की कीमत कितनी होगी? तो 20, 2,000 का 20 से गुणा कर देंगे तो बताइए कितनी हो जाएगी? 0 0 0। 40,000 रुपये, जो कि 20 बक्सों की कीमत। तो इतने पैसे उसने कमा लिए थे, 40,000 के लगभग उन्होंने अनीता ने कमा लिए थे, जिससे कि उसने 20 बक्से खरीद लिए। मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान गए होगे। आसपास के सभी गाँव के लोग उसे पहचानते हैं। वह गाँव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती है। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। पता करो अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद कितने रुपए का मिलता है? तुमने किन किन रंग के शहद को देखा है? क्या तुम्हारे घर में शहद इस्तेमाल होता है? किस किस काम के लिए? हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चों को पालना भी। ये न हो तो न छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती हैं। तो
क्या हमने देखा कि हर एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। तो अंडे कौन देता है? तो रानी मक्खी ही देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं और बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं जिन्हें श्रमिक मक्खियाँ कहते हैं। ये दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए जो रस होता है, फूलों का रस, वे यही काम करने वाली मक्खियाँ जो हैं वही लेकर के आती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। अब उससे दूसरी मक्खी को भी पता चल जाता है कि रस कहाँ है। तो एक रानी मक्खी और कुछ नर मक्खियाँ और ढेर सारी श्रमिक मक्खी, रानी, नर और श्रमिक मक्खी ये होती हैं। और जो श्रमिक मक्खी होती है वही रस को लेके आती है और जब उसको रस मिल जाता है तो वो डांस करती है। फिर उसके बाद से अन्य जो मक्खियाँ होती हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि ये डांस कर रही है, यानी कि यहाँ पर शहद, इसको रस मिल गया है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। तो जो नर मक्खी हैं वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। सब कुछ एक तरह से श्रमिक मक्खी को भी करना पड़ता है, जो कि छत्ते की भी देखभाल करती है, बच्चे की भी देखभाल करती है, उसको पालन पोषण करती है और भोजन की भी व्यवस्था करती है। सब कुछ श्रमिक मक्खी करती है। मधुमक्खी के अलावा और कौन कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है? क्या तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती हैं? उनकी सूची बनाओ और चींटियों की कतार को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है। क्या तुम्हें कभी चींटी ने काटा है? कैसी थी वह? काली या भूरी, छोटी या मोटी या किसी और तरह की? क्या चींटी तुम्हारे पास आती है? कब? कुछ चींटी और कुछ छोटी और कुछ बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो। चींटियों के कितने पैर होते हैं? बड़ी चींटी के पैर, छोटी चींटी के पैर और एक चींटी का चित्र भी बनाओ और रंग भरो। तुम अक्सर मूंगफली खाकर उसके छिलके फेंक देते होगे। चलो उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करें। उन पर रंग भरना ना भूलना। तो ये था कुछ प्रश्न जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसके उत्तर बच्चे भी आसानी से दे देंगे और आप भी बच्चों को बता सकते हैं। तो इसके बारे में हमें जानना, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बस हमें ये जानना था कि मधुमक्खियों के यहाँ पर जो छत्ता है उसमें रानी मक्खी होती है, नर मक्खी होती है और श्रमिक मक्खी का क्या काम होता है। अंडे कौन देता है? तो रानी मक्खी देती है। और फिर क्या था, लीची के जो फूल है वो कब खिलते हैं? तो फरवरी में खिलते हैं। और उसके बाद हमें ये सितंबर के महीने में ये इन्होंने प्रारंभ किया था अपना काम और दिसंबर तक इनके पास मधुमक्खियाँ, ढेर सारी मधुमक्खियाँ हो गई थी। और उसके बाद क्या था इम्पॉर्टेंट कि अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों का अंडा देने का समय होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक, सितंबर में प्रारंभ किया, फिर अक्टूबर से अंडे देते हैं दिसंबर तक और दिसंबर आते आते ढेर सारी मधुमक्खियाँ हो जाती हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर तक। और ये RTE अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य है। और यहाँ पे क्या था, बच्चों को वाद विवाद करके समझाएं और विभिन्न पहलुओं से वाद विवाद करें। कक्षा में अपनी राय रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। जैसे अनीता अपनी बात रखे और अभी अनीता अगर नहीं बोलती और अपनी बात नहीं रखती तो आज वो इतनी सक्सेस नहीं होती। तो उसने अपनी बात रखी और करके दिखाया जो हर लड़की को करना चाहिए। बस यही था जो भी आज के चैप्टर में। और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसका नाम है अनीता खुशवाहा और ये मुजफ्फरपुर में रहती हैं। जिनका गांव है बोचाहा गांव। तो ज़िला मुजफ्फरपुर बोचाहा गांव जो कि बिहार में स्थित है। तो जो कुछ भी इम्पोर्टेंट था उसको मैंने बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।